आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे? अब क्योंकि हमारे कार्यक्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं विश्व मोहन, तो बारी है एक पैनल डिस्कशन की भी। और बिल्कुल सही कहा आपने। जो मुद्दा रहने वाला है वो है सफलता का वादा, कैसे? बिल्कुल, इसलिए ये एक पैनल डिस्कशन का जो विषय है, हमने इसका नाम दिया है प्रोग्रेस एंड प्रॉमिस इन्वेस्टिंग इन महाराष्ट्र नेक्स्ट ग्रोथ चैप्टर। इस पैनल को मॉडरेट करेंगी हमारी सहयोगी कविता तपलियाल, और इस चर्चा को और भी इंसाइटफुल बनाने के लिए हम बुलाना चाहेंगे कुछ खास मेहमान को। हमारे साथ मौजूद है, हमारे बीच मौजूद है चंद्रकांत सालुंके जी, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया के। प्लीज आप स्टेज पर आए, जहां भी हो। चंद्रकांत जी प्लीज स्टेज पर आए। देरी हो रही उनको आने में। जरूर हम अपने दूसरे पैनलिस्ट को तब तक बुला लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और वो फिर हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। आशुतोष लिमय जी हैं, कोहेड स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी एंड वैल्यूएशन एना रॉक के। आइए सर। और हमारे तीसरे पैनलिस्ट है सुधाकर शेट्टी जी, प्रेसिडेंट आहार के। सुधाकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, प्लीज ज्वाइन कीजिए स्टेज पर। और जल्द ही चंद्रकांत सालुंके जी भी आएंगे और ज्वाइन करेंगे। तब तक कविता, ओवर टू यू। धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारी इस शाम में चार चांद लगाने के लिए। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, इंतजार रहेगा सालुखे सर का भी, लेकिन क्योंकि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र को इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन की तरह देख रहे हैं, अलग अलग तरह के सेक्टर्स में जिस तरह से अब तक हमने चैलेंजेस को निपटाया है और आगे बढ़ रहे हैं, उसी पर आगे अब इस चर्चा को लेकर जाते हैं। आप दोनों यहाँ पर न सिर्फ महाराष्ट्र की तरक्की की कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे, लेकिन अपनी सेक्टर स्पेसिफिक जो अनुभव हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी देंगे। जब भी किसी को भारत में घर खरीदना होता है, और भारत में महाराष्ट्र में भी और मुंबई में किसी का घर हो जाए, तो उनको लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है। देखिए, घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन मुंबई में अपना खुद का घर होना वो अमीरी का अलग ही स्टेटस है। और जितने भी लोग यहाँ पर बॉम्बे में अपना घर रखते हैं वो इस बात को बिल्कुल मानेंगे कि बॉम्बे में घर होना मतलब आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी आर्थिक जंग जो है वो आपने जीत ली है। क्या कहेंगे सर? ये सही है कि मुंबई महाराष्ट्र की नहीं, भारत की सबसे महंगी सिटी है रियल एस्टेट के लिए। यहाँ पे किसी का घर होना ये अपने आप में एक अचीवमेंट मानी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूर है कि हमें बैलेंस रखना है। हमें ये देखना है कि आगे चल के सिर्फ हाई एंड रेसिडेंशियल ही नहीं, अक्रॉस ऑल बजट्स, सारे बजट्स में घर उपलब्ध हो लोगों को। क्योंकि हमें ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट यदि चाहिए तो हमें सारे स्किल्स के सारे बजट कैटेगरीज के लिए उपलब्ध कराने होंगे घर। और उन्नति तभी होगी जब सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, सुपर स्किल्ड सारे स्किल्स इकट्ठे आके अपना योगदान दे। तो मुंबई और एक डेवलपमेंट मुंबई में ये भी हो रही है कि MMR जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जिसको हम कहते हैं, बृहत मुंबई क्षेत्र, तो उसमें काफ़ी डेवलपमेंट आ रही है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर की। और ये जो मुंबई की समस्या रही है, हाई एंट्री बैरियर फॉर हाउसिंग, ये काफ़ी हद तक अभी हल हो रही है बिकॉज ऑफ द न्यूअर एरियाज दैट आर ओपनिंग अप। मुंबई की अगर हम बात करें ना, यहाँ पर जब भी घर खरीदना हो आपको सस्ता लगता ही नहीं है। आपने कहा कि हम इसको इंक्लूसिव बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हर सेगमेंट के लिए यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी बढ़े। पूरे महाराष्ट्र की बात हम करेंगे, लेकिन क्योंकि मुंबई का जिक्र निकला है, किस तरह की अफोर्डेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से मुंबई को और ओपन अप करने की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ लोगों को ताज़ा हाल में दिक्कतें भी हो रही होंगी, लेकिन देखिए सब भलाई के लिए ही हो रहा है हमारी। कैसे आप देख रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत बड़ा फैक्टर अब मानकर अफोर्डेबिलिटी जैसे इशू को भी सुलझा रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है टू इम्प्रूव द अफोर्डेबिलिटी एंड ब्रिंग द प्राइसेस डाउन। तो आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, और कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट का मतलब है फास्ट कनेक्टिविटी एज वेल एज कंफर्टेबल कनेक्टिविटी। आज की तारीख में जो मेट्रो का नेटवर्क बिछाया जा रहा है, जो कोस्टल रोड ऑपरेशनल हो गया, कई सारे ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स, और उसका महत्व तब होगा कि ये जब सारा नेटवर्क कंप्लीट होगा तो उसका असली फायदा हमें मिलेगा। सिर्फ एक या दो सेगमेंट से उतना फायदा नहीं मिलता, बट मुंबईकर लोगों ने
काफ़ी पेशेंस दिखाया है। कुछ सालों से हमने ये असुविधा सही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा था, कंस्ट्रक्शन एवरीवेयर, कोई ऐसा रोड नहीं था जहाँ पे कुछ काम ना चल अभी रहा भी हो। हाल वही है, सब मानेंगे ये बात, अभी भी हाल वही है। लेकिन इसका फायदा ये हो रहा है कि शहर के जो फ्रिंज एरियाज है वहाँ पे लैंड अभी सर्विस्ड लैंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैंड भूमि और सर्विस्ड भूमि। सर्विस्ड भूमि का महत्व काफी है, क्योंकि जब तक आपकी भूमि इंफ्रास्ट्रक्चर से सर्विस ना हो वो लिवेबल नहीं होती। और ये बहुत बड़ी जंप है जिसको हम चेंज ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, कि लैंड से सर्विस लैंड, एक बार वो सर्विस लैंड हो गई देन इट बिकम्स लिवेबल एंड देन इट बिकम्स अ प्लेस वेयर पीपल वुड वांट टू गो। तो दो तरीके के फैक्टर्स हैं, एक पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर। पुश फैक्टर थोड़ा सा निगेटिव है कि मैं यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। ये लंबे समय के लिए सस्टेनेबल नहीं होता। हमें चाहिए पुल फैक्टर कि मुझे इस क्षेत्र में आना है क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर मिल रही है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरे कंट्रोल में है। और यदि मैं अभी तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं काफ़ी सारे हाउस होल्ड में, जब ये दो व्यक्ति काम के लिए बाहर जाते हैं तो पीपल बैक होम should feel secure, should feel proud of their neighborhood। और वो पुल फैक्टर अभी हमने देखा है कि अभी काम करने लगा है rather than the push factor। और इसमें बहुत बड़ा योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर का है। बिल्कुल, थोड़ा सा और हम बात करेंगे जैसे कि कोविड के बाद सिनेरियो में कितने बदलाव हुए हैं, रेंटल्स को लेके जो हमने एकाएक स्काई रॉकेटिंग कीमतें देखी हैं। लेकिन उससे पहले शेट्टी सर आपके पास में आना चाहती हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो बातें लंबी चलेंगी। हॉस्पिटैलिटी का बहुत बढ़िया योगदान हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। आहार के जरिए ये कहानी कैसे नई सिरे से शुरू हुई है महाराष्ट्र के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, ये बताइएगा। आपने कोविड का जिक्र किया। पोस्ट कोविड हमारे जो इंडस्ट्री है काफ़ी बाउंस बैक हुआ है। आई कैन से 3 फोल्ड हुआ है। शुरुआत में 2022 में उतना रिकवरी नहीं था, बट उसके बाद इतने सारे नए वेंचर्स आ गए हैं, मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स, पब्स आ गए हैं सारे। एंड इसके लिए मैं गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जब भी हम इनके पास जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास, मिनिस्टर के पास, तो काफ़ी सारी सुविधा मिलता है। जो पहले थे, मतलब एक लाइसेंस निकालने के लिए आपको कितनी तकलीफ़ें होती थी, लेकिन अभी काफ़ी ईज़ हुआ है। तो इस दरमियान हम चाहेंगे क्या, गवर्नमेंट को धन्यवाद करें। एंड आने वाले दिनों में पिछले 15-20 साल से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन, पहला कन्वेंशनल बिजनेस था, टिपिकल उडुपी स्टाइल, और एक स्टाइल था वो अपने खास करके साउथ इंडियन में वही तरीके का बिजनेस होता था। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। नए यंग जनरेशन, न्यू आइडियाज़, एंड एट द सेम टाइम मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो इनका जो बिजनेस ड्रीम है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री आगे चल के काफ़ी आगे तक जाएगा। हमारा एक 2023 में एक विजन हम लोग ने क्रिएट किया था एज आहार, क्या बाय 2030 वी विश दैट मुंबई शुड बी अ culinary हब ऑफ इंडिया। ये हमारा एक विजन है। इसके साथ हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके भी काम कर रहे हैं इसके लिए, तो होपफुली वी विल अचीव दैट। सर देखिए, जब भी सफलता की बात हम करते हैं ना, बिना संघर्ष के कहानी के वो पूरी नहीं होती है ना। अब आप बताइएगा, आपके इस पूरे क्षेत्र में संघर्ष कब तक कितना देखा गया है, और आने वाले समय में, खैर उसकी तो हम आगे रोड मैप पर चर्चा करेंगे ही, लेकिन कौन कौन से ऐसे संघर्ष हैं जिसको पार किया गया है? संघर्ष ये है, एक अदर साइड ऑफ द ग्रास बोलते हैं ना, जहाँ यहाँ बैठ के लग रहा है ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत कुछ है, बट एट द सेम टाइम इसमें आपके लिए जो गवर्नमेंट के तरफ से किया गया हुआ रिफॉर्म्स के तौर पर, पॉलिसी मेकिंग के जी तौर हाँ, पे, पॉलिसी में बहुत सारे जो चीज़ है, अभी भी डिफ़िकल्टीज है इसमें। उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक परमिट रूम आप देखे रहेंगे। एक परमिट रूम में आप जब जाते हैं, आपको एक ड्रिंक करना होता है, गवर्नमेंट का रूल है कि आपको उधर एक आपका 5 रुपीज़ का एक परमिट लेना पड़ता है। ये बहुत सारे सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये परमिट निकल जाए। हमारा कहना ये है, एक एडल्ट है, 25 प्लस है या 21 प्लस है, जब वो एक परमिट रूम में जाता है, विच इज़ ऑलरेडी गिवन अ परमिशन टू सर्व लिकर,
और वहाँ आपको फिर से एक क्यों चाहिए? इस पे बहुत सारे दिक्कतें आते हैं। अभी इनका कहना ये है, वो तो लॉ बुक में कहीं लिखा नहीं है, तो आप लोग उसके बारे में डरते क्यों? डरना पड़ता है क्योंकि हर ऑफिसर अलग अलग होता है, तो कोई ऑफिसर एक एंगल से सोच के आपके पास नहीं आता है। सो व्हाट वी से इज डिमार्केशन निकाल दीजिएगा। एक परमिट रूम है, आपको कई जगह ऐसा होता है क्या, आपको परमिटेड एरिया पे ड्रिंक करना पड़ता है, आपका फैमिली समझ लो दूसरी ओर बैठी रहती है, वो वहाँ सिर्फ खाना सर्व किया जाता है और यहाँ सिर्फ ड्रिंक सर्व किया जाता है। तो हम लोग ये सब कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में डेफिनेटली वी विल गेट सम रिलीफ इन दिस। कोशिशें कामयाब होती हैं, तालियां इस बात पे। देखिए, यही छोटी छोटी कोशिश भले छोटी लगती हो, लेकिन ये छोटी छोटी कोशिश बहुत बड़ा कदम जो है वो साबित होती हैं। सर, रियल एस्टेट पे मैं वापस आना चाहती हूँ, क्योंकि कोविड के बाद से हमने देखा है कि टियर 2, टियर 3 और जो छोटे मझोले एक जो डेफिनेशन होती है ना, वो ब्लर होती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो केवल बॉम्बे ही नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो कि अब मेन हब बनकर उभर रही हैं, जहां पर लोगों ने वाकई कोविड के दौरान तो बहुत लोग घर वापसी भी कर लिए, लेकिन अब माहौल ऐसा कि वापस आना नहीं चाहते, क्योंकि डेवलपमेंट उनको कितना अच्छा मिला है। महाराष्ट्र में ऐसे कौन कौन से पॉकेट्स हैं जहां पर हमने बहुत बढ़िया डेवलपमेंट देखा है, जो कि कहानी बन गए हैं? जरा जवाब दीजिएगा। कोविड का संकट जरूर था, लेकिन इस संकट ने हमें कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं, कुछ डायरेक्शंस भी हमें तब मिली। जो वर्क फ्रॉम होम तब इंट्रोड्यूस किया गया था, खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और कई सारे टैलेंटेड वर्कफोर्स जो हमारे पास बड़े शहरों में आते थे छोटे शहरों से, वो अपने शहर चले गए और वहाँ से उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया। तो महाराष्ट्र में जो मुंबई में खास करके नवी मुंबई साइड जो आईटी हब है, एंड पुणे, दीज आर द 2 आईटी हब्स ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ काफ़ी सारा टैलेंट अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र से भी आता है। नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर जो औरंगाबाद का रीनेम हुआ, कोल्हापुर, सोलापुर, नासिक, ये खास 5 शहर, बड़े शहर जहाँ पे काफ़ी सारा टैलेंट, एक्सपोर्टिंग सिटीज़ जिसको मैं कहूँगा, इनटू एमएमआर एंड पुणे रीजन। तो ये सिटीज़ में टैलेंट वापस चला गया ड्यूरिंग कोविड एंड जस्ट आफ्टर कोविड, एंड काफ़ी सारे उन यंग वर्कफोर्स ने कंटिन्यू किया उन शहरों से काम करना। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या जो लाइफस्टाइल का जो एक कैस्केडिंग डाउन जो होता है, वो उन शहरों को मिला, इन शहरों को वो एक्सपोजर मिला। ये यंग जनरेशन एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, एंड दे हैव ओपन माइंड टू टेस्ट आउट न्यू थिंग्स। तो काफ़ी सारे नए बदलाव इन सिटीज़ में आए, एक्सेप्ट भी हुए, तो वो एक नई फ्रेशनेस की एक लहर इन सिटीज़ में आई। इन सिटीज़ की बाइंग पावर इम्प्रूव हुई, क्योंकि ये इनकी इनकम जो थी वो बड़े शहरों के कॉस्ट ऑफ लिविंग से तय होती थी, लेकिन इनकम उनकी वो है और वो अभी उनको खर्च करने मिल रहा है छोटे शहरों में जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। तो उससे छोटे शहरों का भी एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ स्टैंडर्ड में, एंड वेल्थ क्रिएशन हुई, ये एक और फ़ायदा हुआ। छोटे शहरों में अगर अगले कुछ सालों में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर करते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो बड़े शहरों का जो एक पेरेनियल प्रॉब्लम है प्रेशर का, कि इन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी प्रेशर महसूस करता है, उससे वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और जो गैप है बिटवीन मेगापोलिसेस एंड द मेट्रोज, वो कम तो हो ही रही है, वो और कम हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगा। और हम जानते ही हैं, जो देश के नए अमीर हैं वो छोटे मझौले शहरों में ही हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे जो तीसरे अहम मेहमान हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। हमारे साथ चंद्रकांत सालुखे जी भी आ चुके हैं। सर, आपसे दरख्वास्त है आप पैनल पर आए। सर फाउंडर प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन के और एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेम्स ऑफ महाराष्ट्र में। सर, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, और जेम्स ऑफ महाराष्ट्र में जैसे कि महाराष्ट्र की आन बान और शान, और जिस तरह से हम सेक्टर वाइज ग्रोथ देख रहे हैं, उसको न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के नक्शे पर कैसे अपना परचम लहरा रहा है महाराष्ट्र, उस पर बातचीत हो रही है। आपसे हम भारत के युवा चेहरे की बात करना चाहते हैं, एसएमई एमएसएमई की बात हम करना चाहते हैं। आपसे समझना चाहते हैं कि कैसे जब हम विकास का एजेंडा लेकर चलते हैं ना पूरे भारत का, महाराष्ट्र उसमें कैसे आगे है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। जहाँ ट्रैफिक बढ़ती है वहाँ उन्नति बढ़ती है, ऐसे बिल्कुल मैं वही बोलने वाली थी। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, स्पेशल थैंक्स टू ईटी एंड
जेम्स ऑफ महाराष्ट्र जो आपने थीम लिया है, दिस वेरी फंटास्टिक, बिकॉज जेम्स का मतलब हम लेते हैं ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, स्पेशली बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड एसएमई सेक्टर. सो वी शुड गिव बिग हैंड टू द इकोनॉमी टाइम्स एंड फॉर पर्टिकुलरली टेकिंग दिस थीम. धन्यवाद सर, धन्यवाद. आपका जो प्रश्न है, सवाल है, देखिए ऐसा है कि एमएसएमई सेक्टर में देखा जाए तो 90% तो स्टार्टअप्स ही है. हमारे मित्र विजय कलंदरी बैठे हैं, आज कम से 40 साल से वो जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, और या इंडस्ट्री सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में, स्टार्टअप्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 2016. बट पहले तो सभी स्टार्टअप्स हमारे एमएसएमई सेक्टर में थे. मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, सप्लाई चेन हो या कंसल्टिंग हो, प्रोफेशनलिज्म में, तो यही है. अगर आप देश का युवा इंडस्ट्री में आना चाहता है, स्टार्टअप बनना चाहता है, तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगाते हो तो लॉन्ग टर्म आप गेम प्ले कर सकते हो. क्योंकि आज तक देखेंगे बहुत सारे स्टार्टअप्स 3 महीने से लेकर 3 साल तक आइदर दे ग्रोन अप और आइदर दे डाउन अप. तो 3 बातें, एक तो आपके पास बिजनेस करने की ताकत होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी किस तरह अवेलेबल है उसकी लेने की इच्छा होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. अब सबसे महत्वपूर्ण है जिस तरह से जो माहौल बनता है, जैसे हम लोग कहते हैं बिजनेस एटमॉस्फेयर, उसके लेवल, उसके साथ में चलने की एक इच्छा रखनी चाहिए. तो मुझे लगता है उसके बाद ही आप आगे बढ़ना चाहोगे. लेकिन आज अगर देखा जाएगा तो टियर 2, टियर 3 सिटीज में आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत बड़ी इनिशिएटिव्स टेकन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या अदर स्टेट गवर्नमेंट हो. बट 2 बातें, एक लैंड इजीली अवेलेबल नहीं है, दूसरा है स्किल मैन पावर इजीली अवेलेबल नहीं है. टियर 2, टियर 3 से सब जाते हैं मेट्रो सिटीज की तरफ. तो कहने की बात है, अगर हमें बढ़ावा देना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और उससे हमको अच्छे जेम्स ढूंढने हैं बिजनेस के, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए बहुत सी डिफरेंट पॉलिसी लानी चाहिए, इंसेंटिव्स लाना चाहिए. और सबसे महत्वपूर्ण है बैंकिंग सेक्टर ने आगे बढ़कर जो कोलैटरल फी लोन जो आज 10 करोड़ 20 करोड़ स्टार्टअप्स के लिए, 100 करोड़ इंडस्ट्री लिए भी किया है, वो मुक्त हाथों से देना चाहिए. मतलब फ्री नहीं, बट वाइबल सेक्टर के लिए मुक्त हाथों से देना चाहिए. आज एफएम ने भी मीटिंग ली है, उसमें भी कहा गया है कि आप किस तरह से क्रेडिट फ्लो टुवर्ड्स इंडस्ट्री, एसएमई सेक्टर और बिजनेस सेक्टर को देते हैं, उस पर विकसित भारत निर्भर है. अगर हम विकसित महाराष्ट्र करेंगे तो विकसित भारत की तरफ जाने में मुझे दिक्कत नहीं है लगती. मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल, ये एक कितनी बड़ी थीम है आपके लिए और इस पर किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, पैंडेमिक में तो ये बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन आफ्टर ऑल देख रहे हैं कि बहुत सारा इंपोर्ट्स भी होता है. और जब ये वॉर जब शुरू हुआ तो बहुत सारे कंट्रीज ने जिस तरह से अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट जो गए, तो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे हो रही है. बट इसमें कैसा है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारी है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हमारे एसएमई सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हैं, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑटोमेशन में जा रहे हैं? हम तो इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, तो चाइना, जापान, कोरिया और इवन पोलैंड जैसी कंट्री 6.7.0 की बात करते हैं. तो अगर इस तरह से हम अगर बात करेंगे, सोचेंगे या इनिशिएटिव लेंगे, तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है इसको बढ़ाना. बिल्कुल, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत कसर है जो पूरी करनी चाहिए, उस पर हम और मंथन करेंगे. लेकिन शेट्टी सर, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले जवाब में भी आपने यहाँ पर रिफॉर्म्स और पॉलिसी मेकिंग्स को लेकर जो है कुछ बात कही और कहा कि इस पर थोड़ा सा और जोर देना चाहिए. देखिए, जो युवा है उसके पास आइडियाज भरपूर होते हैं, इनोवेशन करने को लेकर वो हमेशा आगे रहते हैं. हमेशा हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कमी जब बढ़ जाती है, वो इम्प्लीमेंटेशन पर पड़ जाती है, और वो वक्त आता है जब पॉलिसी मेकिंग और आप जैसे जो हैंड होल्ड कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, वो आगे आए. मुझे आप ये बताइए कि अभी फिलहाल जो ताज़ा माहौल है, आप ही के सेक्टर की अगर मैं बात करूं, उस ताज़ा माहौल में बाकी राज्यों से अगर मुझे तुलना करनी हो, तो महाराष्ट्र कितना आगे है पॉलिसी मेकिंग के मामले में, रिफॉर्म्स के मामले में, और जो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो हमारे पास चैलेंजेस है उनको दूर करने में? अगर बाकी स्टेट्स से आप कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली महाराष्ट्र काफ़ी आगे है, क्योंकि जितने सारे जो आउटलेट्स जहाँ खुल रहे हैं,
डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसी के वजह से खुल रहे हैं, क्योंकि इतनी भी दिक्कत नहीं होती है कि आपको यानी कि लाइसेंस कोई भी चीज़ का, पहले मैं बता दूं कि पहले एक 36 लाइसेंस हुआ करता था आपको एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए। आपको एक शटर जो लगता है आपका दुकान पे, जो आपका शॉप पे, तो उसके लिए भी एक लाइसेंस लगता था। आप ग्राइंडिंग मशीन यूज़ करते हो तो उसके लिए भी एक लाइसेंस लगता था। अभी ऐसा सब कुछ नहीं है, अभी बहुत सिंपल किया हुआ है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे आप एक एप्लीकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट को करना होता है एंड उन लोगों को टाइम बाउंड आपको रिप्लाई देना है विदिन 15 डेज, क्योंकि फर्स्ट वीक उन्होंने वो आपका जो एप्लीकेशन है वो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट पे भेजेंगे। और उनका रोल इतना है, क्या आप जहाँ भी बिजनेस करना चाहते हो वो बिल्डिंग में ओसी मिला है, वो लीगल बिल्डिंग है क्या, क्या वो ऑथोराइज करके इनको दे देवे। तो आज की तारीख में देखा जाएगा तो एक 15-20 दिन में आपको एक लाइसेंस मिल जाता है। अनलेस एंड अनटिल कहाँ ना कहाँ ये 100% नहीं मिलता है कहीं ना कहीं, लेकिन दूसरे रास्ते भी हैं ये एक लाइसेंस एक्वायर करने के लिए। एंड एक ज़माना था कि मतलब हम लोग का हम लोग को जिंदगी भर बीएमसी से, पुलिस से, एक्साइज वाले से झगड़ के ही हर काम किए हैं, लेकिन अभी का जनरेशन वो नहीं चाहता है। कल वो ये नहीं चाहता है क्या मेरा बिजनेस स्टार्ट होवे और पता चला कि 1-2 महीने में बीएमसी आ गया, कुछ नोटिस दिया, आप फिर कोर्ट अप्रोच करेंगे, ये करेंगे। तो उन लोग वो नहीं चाहते, उनको माइंड बहुत क्लियर है इनका। क्योंकि अभी हम कितने सारे यंगस्टर को मिल रहे हैं, हम लोग की कम्युनिटी के, दूसरे कम्युनिटी के जो यंगस्टर आज की तारीख में आते हैं, उनको या यस या नो, हमको 15 दिन में बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि दे आर लोडेड विद मनी। अगर उनको काम करना है तो उनको पता है कि मेरे को यहाँ इन्वेस्ट करना है, जो 10 रुपए का चीज़ है उसको 20 रुपये खर्चा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मैं 6 महीना बाद से बजाय मैं वो बिजनेस अब भी शुरू कर दूँ। तो दैट इज़ व्हाट द चेंजेस वी फाइंड। एंड ऑल्सो हम लोग काफ़ी सारे यंगस्टर को हैंड होल्डिंग करते हैं डिफरेंट वे में। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलिए, प्रोफेशनल से ट्रेनिंग करवाते हैं। हाँ, इवन बहुत सारे कॉलेज में हम लोग टाइप भी किए हैं, अगर उनको कोई और डेवलपमेंट करना है चाहिए, तो ये सब जो बेसिक जो वर्क फोर्स है हम लोग कर रहे हैं। इसमें देखिए कि हर गवर्नमेंट को, हर स्टेट गवर्नमेंट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अडॉप्ट करना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर आप ऐसा सोचते हो कि खाली इंडस्ट्री को ही डिफिकल्टी फेस करता है, डिफिकल्टी से निकलना है, ऐसा नहीं है। आज इंडिया में बहुत बड़ा कंपटीशन है हर स्टेट गवर्नमेंट को, और महाराष्ट्र मेरे हिसाब से 4थे या 5वें क्रमांक पर है। तो कहने की बात है, आज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इवन तमिलनाडु, कर्नाटका हो, इवन केरल जैसे स्टेट्स में आज उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम की है। आप अप्लाई कीजिए, आपको लाइसेंस मिलता है। बट थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस भी अलग राज्यों में काम करते समय अच्छा रहा, बहुत बुरा भी रहा। लेकिन कैसा है, देखिए ब्यूरोक्रेसी को एक देखना है कि अगर हमारे इंडिया में, हमारे स्टेट में इंडस्ट्री और बिजनेस लगानी है तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत जरूरत है। करप्शन निकलना चाहिए, कोई भी लेवल पर करप्शन नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली इंडस्ट्री और बिजनेसेस, एसएमई सेक्टर तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एफर्ट्स देते हैं। अगर उनसे ही आप करप्शन करना चाहोगे तो हमारी इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी। आज अलग देशों में देखिए, अलग अलग देशों में इजीली आपको लाइसेंस मिलता है, ऑनलाइन लाइसेंस मिलता है, इमीडिएटली 24 आवर्स में यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। सो इस तरह अगर स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, जैसे हमारे यहाँ पर श्री रंगनाथन जी थे चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र के, वो कहते थे कि सभी विंडो से आप लाइसेंस लाइए और एक विंडो में डालिए, इसको कहते हैं वन विंडो सिस्टम। सर, लेकिन साथ ही जब हम एसएमई और एमएसएमई की बात करते हैं तो आर्थिक सहयोग की भी एक बात होती है, वो कितना आसान है? देखिए, आज 7 करोड़ एमएसएमईज इंडिया में है, और आप ताज्जुब करेंगे, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन लास्ट वीक आए थे और वो कह रहे थे कि 45% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन और 40% इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएसएमई देते हैं। ये कब से फिगर चल रहा है, ये किसने फिगर निकाले? मैंने कहा आप ही पूछ लीजिए जाके आपके डिपार्टमेंट को। आप हर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हो, हर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट मिलते हैं। तो कहने की बात है कि आज की डेट में 7 करोड़ एमएसएमईज और सेल्फ एम्प्लॉयड अगर देखोगे तो कम से कम 12 करोड़ है भारत देश में।
ये सभी निर्भर है बैंकों के ऊपर। ट्रेडिशनल फाइनेंस आज की डेट में बहुत मुश्किल से मिलता है, भाई भाई को पैसा नहीं देता है या लोन नहीं देता है, तो बैंक इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल ऐसा है कि जो भी वाइबल प्रपोजल्स है, जैसे भी मैं तो पीछे पड़ा हूँ, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर लगाता है एंटरप्रेन्योर इंडिया में एक्सपांड करता है, उससे 90% लोन मिलना चाहिए फॉर वाइबल प्रपोजल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। इवन गवर्नमेंट ने उन्हें लैंड खरीदने के लिए भी लोन देना चाहिए। बहुत सारे बैंक ना बोलते हैं हमें आरबीआई ने परमिशन दिया, आरबीआई कहती है, इवन स्टेट बैंक के मिस्टर खरा थे, दिनेश खरा, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल लैंड देने के लिए कोई भी बैंक रोकनी नहीं चाहिए, दे शुड गिव इट, इधर प्राइवेट लीजिए इधर गवर्नमेंट से लीजिए। इंडस्ट्री लगानी है तो फंडिंग की जरूरत है, और ये फंडिंग पूरा करने का काम हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने करना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है। और दूसरा ऐसा है कि एमएसएमई सेक्टर में कैपिटल लगा के आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आज मशीन देखिए, लैंड की कॉस्ट देखिए, रेंट देखिए। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि आज अगर हमें अलग देशों से, जैसे चाइना है, कोरिया है, जापान है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज है, इनके मुकाबले हमें अगर उस मार्केट में टिकना है तो हमारी क्वालिटी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना है। जानना चाहूंगी आपसे, आगे चल के ये सवाल पूछूंगी हालांकि, कि मैन्युफैक्चरिंग क्रांति को लेकर हम कितना इनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सर, क्योंकि बात हो रही है इज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो मुझे थोड़ा सा इस पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में कमर्शियल एस्पेक्ट की कहानी समझनी है आपसे। और दूसरा, रेरा हम सब जानते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटर है, तमाम राज्यों में है, लेकिन महारेरा मेरे ख्याल से सबसे सशक्त है, सबसे एम्पावर्ड है, इसके बारे में भी हमें जरा जानकारी दीजिएगा। रियल एस्टेट सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए उसमें महारेरा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। महारेरा मैं उसको भारत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अथॉरिटी इन रियल एस्टेट मानूंगा। इसने दूसरे राज्यों के रेरा जो अथॉरिटीज़ हैं उनको काफ़ी मार्गदर्शन किया है, रोड मैप दिखाया है। महारेरा से जो रिफॉर्म हुआ वो दो सबसे बड़ी उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, एक है कि इंफॉर्मेशन असिमेट्री हटा दी उसने मार्केट से। तो जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन की जो स्ट्रेंथनिंग हुई है कि आम आदमी को इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाने से बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ओपेसिटी जो पहले थी, जब हमने करियर स्टार्ट करी थी कई साल पहले, तो डेटा मिलना बहुत मुश्किल था, उस डेटा का करेक्टनेस, ऑथेंटिसिटी चेक करना और मुश्किल था। और अभी ये स्थिति है कि आपको घर बैठे ऑनलाइन डिजिटाइज फॉर्म में रिलायबल डेटा फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेस मिल रहा है। तो इससे डिसीजन मेकिंग और रिसर्च बेस्ड डिसीजंस हो जाते हैं, तो एक काफ़ी रिस्क आपकी तभी हट जाती है। दूसरा जो रेरा लेके आई है वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। कि पहले हम सब ने देखा था कि रियल एस्टेट सेक्टर खास करके बहुत बदनाम था, इसकी इमेज इतनी खराब थी मार्केट में, वो डेवलपर कम्युनिटी को एज इफ विलन की तरह देखते थे। वो एक दौर था, और आज का दौर है कि जहाँ पे देयर इज सो मच ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जो रियल एस्टेट सेक्टर का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है रेरा आने के बाद, आपने देखा होगा कि कई सारी जो डेवलपमेंट कंपनीज हैं, डेवलपर्स हैं, वो अपने आप को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कर रहे हैं। लिस्टिंग करना बहुत बड़ी बात है। लिस्टिंग मीन्स कि आप अपने बुक्स खोल रहे हो पब्लिक के सामने। तो जब आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन जब तक आपका नहीं है, जब आपका 100% कॉन्फिडेंस अपने बिजनेस पे नहीं है, तब तक आप ये नहीं करोगे। और एवरी ईयर यू विल सी मोर एंड मोर कंपनीज आर गेटिंग लिस्टेड। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और काफ़ी रिस्क मिटिगेशन उससे हुआ है। और जो पहले जो लैंडलॉर्ड था वो डेवलपर बन जाता था, कोई क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं होता था, ये फ्लाई बाय नाइट काइंड्स ऑफ डेवलपर्स अभी हट गए हैं। तो एंड दैट इज व्हाई दैट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रेरा, आई वुड से रिफॉर्म्स में। दूसरी चीज़ आपने कमर्शियल रियल एस्टेट की करी, तो कमर्शियल रियल एस्टेट में एक बहुत ही सिंपल सा एक यार्डस्टिक है कि आपकी ऑफिस स्पेस जो होती है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, कमर्शियल ऑफिस मार्केट जिसको हम कहते हैं। परफॉर्मेंस का तराजू क्या होगा उसमें? वो सिंपल यार्डस्टिक ये है कि कितनी स्पेस आपकी नए से अब्सॉर्ब हो रही है, कितनी स्पेस पे ऑफिसेस खुल रही हैं। ऑफिसेस का खुलना मतलब एम्प्लॉयमेंट का हमने देखा कि उसमें भी कुछ इजाफा हुआ है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज या एमएनसीज जो कि सिर्फ मुंबई में ही स्थित थी, वो अब टियर 2 टियर 3 की ओर भी रुख कर चुकी हैं। जी हाँ, तो ये जो एक कंसंट्रेशन था इन फ्यू सिटीज, वो कंसंट्रेशन अभी काफी हद तक डिस्पर्स हुआ है। जो
जिसको हम कहते हैं फुटप्रिंट, कॉर्पोरेट फुटप्रिंट इज नाउ मच वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिया, सारी जोग्राफीज में। महाराष्ट्र में भी क्षेत्रीय लेवल पे वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। लास्ट ईयर 2024 ईयर सबसे बेहतर, सबसे स्ट्रॉन्ग ईयर था कमर्शियल ऑफिस मार्केट्स का। टॉप 7 सिटीज ऑफ इंडिया की बात करें तो करीब 80 मिलियन स्क्वायर फुट की ग्रॉस लीजिंग हुई है। तो इतनी सारी जब ऑफिसेस की लीजिंग होती है, इसका मतलब वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उसमें जो इजाफा होता है, इसका मतलब है वेल्थ इज गेटिंग क्रिएटेड। तो दैट इज अ डायरेक्ट काइंड ऑफ इंडिकेटर ऑफ हाउ इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग। और ऑफिसेस में आप देखेंगे खास करके जो नई वेव आई है, जीसीसीज, ग्लोबल जो कैपेसिटी कैप्टिव सेंटर्स हैं, दुनिया की सारी जो बड़े बड़े कंपनीज की जो प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिसिस भारत से हो रहा है। और उसमें खास करके मुंबई बहुत ही आगे है उसमें। और दूसरी चीज़ है डेटा सेंटर्स। तो डेटा सेंटर्स और जीसीसीज, ये दो कल के उभरते हुए क्षेत्र है जिसमें महाराष्ट्र ने ऑलरेडी बढ़त ले ली है, अर्ली मूवर एडवांटेज। तो महाराष्ट्र होपफुली और उसको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएगा। एंड दीज आर द टू सेक्टर्स जहाँ पे आप 20% 30% की सालाना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर हमें नेक्स्ट 5-6 साल में कुछ एक बहुत ही ऊंचा माइलस्टोन यदि अचीव करना है, तो इसमें ये दो सेक्टर्स काफ़ी कंट्रीब्यूशन करेंगे मेरे लिहाज से। शेट्टी सर, कमर्शियल रियल एस्टेट की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, और ऐसे में पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो कौन सा राज्य आपको सबसे ज्यादा हॉस्पिटैलिटी में बॉम्बे के छोड़कर दूसरे पायदान पर आता हुआ आप दिखाई दे रहा है? कंपेयर टू महाराष्ट्र, इफ यू सी, तमिलनाडु एक जो है वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर है तमिलनाडु में, क्योंकि हर चीज़ जो है वो बहुत काफ़ी सिस्टमेटिकली काम हो जाता है। एंड महाराष्ट्र में ही अगर हम बॉम्बे को छोड़ दें तो फिर कहाँ आपको लग रहा है कि काम ज्यादा हो रहा है? और वो एमएमआर रीजन में, एमएमआर रीजन, खाली जो रूरल एरिया जो है वहाँ थोड़ा डिफिकल्टीज है, बट लेकिन जो एमएमआर रीजन है तो खास करके पुणे हो गए, न्यू बॉम्बे हो गए, तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट दिख रहे हैं। वैसा है। कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे कमर्शियल रियल एस्टेट की प्राइसिंग को लेकर आप देखते हैं कि लोगों को फेस करनी पड़ रही हो? नहीं, एंड हालांकि हम लोग ने ऑलरेडी एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, एटलीस्ट वीकेंड्स में जो रेस्टोरेंट को 24/7 चालू रखने की एक परमिशन दिया जाए। दूसरा आप देखे होंगे कि एक बार बीच में आया था कि मॉल्स में भी जो है रेस्टोरेंट्स को 24/7 खोलने की परमिशन दी जानी चाहिए। ये काफी समय से लटका हुआ है या आप ठंडे बस्ते में चला गया? वो जब वो मैटर लटकता है तो फिर हम लोग जाके याद दिलाते हैं उनको, एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हम लोग बताते हैं क्या होना चाहिए। एटलीस्ट फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि आप बम्बई की एक लाइफस्टाइल देखेंगे तो जो भी है ऑफिस से आता है या बिजनेस से आता है, घर पहुँचते पहुँचते 9-10 बज जाता है। अगर उसको फिर समझ लो एक रेस्टोरेंट, एक पब, एक लॉन्च बार का एक मज़ा लेना है, तो घर से निकलता है 10-11 बजे एंड 12, 12:30-1 बजे बंद होता है। तो उसके लिए हम लोग ने एक रिक्वेस्ट किया था, एटलीस्ट मतलब वीकेंड्स में एक ये दिया जाए, एक्सटेंशन दिया जाए। दूसरा जो है, महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट वेयर आपके पास 14 ड्राई डेज है इन अ ईयर, बाकी कोई स्टेट्स में इतना नहीं है। तो हम लोग ने कुछ जो ड्राई डेज, जो सेलिब्रेशन ड्राई डे, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त तो आप सेलिब्रेट करते हो, 26 जनवरी आप सेलिब्रेट करते हो, तो उस दिन ड्राई डे क्यों है? तो मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, ये इन लोग कन्विंस भी है। आपका कहना है मतलब ड्राई स्टेट में अभी वाइन विस्की भी दी जाती है, अल्कोहल दी जाती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? तो ये सब जो प्रपोजल है हम लोग टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, तो इसका रिजल्ट आने से ही हमको पता चलेगा कब होगा। प्रॉब्लम क्या आती है इम्प्लीमेंटेशन में? मेरे को उनकी आपत्तियां जाननी है। हाँ, अगर मैं ओपन लफ्ज में करूं, कोई भी एक्साइज मिनिस्टर वो ये नहीं चाहता है क्या एकदम लिबरलाइज करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसा फोर्सेस है जहाँ से ऑब्जेक्शन आने का चांस है। कुछ शर्तों के साथ तो हो ही सकता है, नहीं? शर्तों के साथ डेफिनेट होना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, क्योंकि एक बार मुझे एक ब्यूरोक्रेट्स ने पूछा, आप एक्सटेंशन मांग रहे हो तो उसका मतलब क्या? एक्सटेंशन मतलब लेट आवर्स अभी नहीं चल रहा है। मैं बोला चल रहा है, तो फिर मांगते क्यों? तो मैं बोला लेकिन वो लिमिटेड जगह पे चल रहा है,
जहाँ आपका एक ग्लव्स है सेटिंग, जहाँ जिसके साथ आपका सेटिंग है वो वहाँ चल रहा है, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी बिजनेसमैन। जी तो आप ही परमिशन दीजिए, क्या फिर शेट्टी साहब ऐसा problem है? कहिए ना कि हमारी फाइल रेड टेप में अटकी हुई है बिकॉज ऑफ करप्शन। एक कविता छोटा सा एडिशन करना चाहूंगा जी। जो आप पूछ रहे थे कॉस्ट ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट की, वेदर दैट इज अफोर्डेबल इनफ टू डू बिजनेस, खास करके रेस्टोरेंट्स या पब्स एक्सेट्रा। तो एक इनोवेशन ये भी हुआ है पिछले कुछ सालों में कि रेवेन्यू शेयर बेसिस पे रेंट्स होते हैं। पहले क्या था कि मॉल्स fixed में rent अधिकतर था। हमने देखा यही मॉल्स होता में है। अधिकतर ये है कि पहले तो फिक्स रेंट था कि लैंडलॉर्ड यानी कि जो डेवलपर है, ओनर है, वो एक फिक्स रेंट लेता था महीने का, एंड ही वाज नॉट देन कंसर्न कि अपना जो टेनेंट है, जो वहाँ पे ब्रांड है, वो कितना बिजनेस कर रहा है। तो बट पोस्ट कोविड खास करके ये ट्रेंड थोड़ा कोविड के पहले ही चालू हो गया था, लेकिन कोविड से और फास्ट ट्रैक हुआ कि अभी जो आपका रेंट है वो रेंट कम होता है और आप रेवेन्यू शेयर करते हो, तो उससे जो मॉल डेवलपर है या जो लैंडलॉर्ड है, his skin is also in the game. तो बेसिकली ये it's an example of collaboration कि दोनों के इंटरेस्ट अलाइन हो जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट कि कोलैबोरेशन से जब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो दोनों का फायदा होगा और दोनों एक दूसरे के चैलेंजेस समझेंगे और एक दूसरे से मिल के सोल्यूशंस ढूंढेंगे उसके ऊपर। तो ये एक पॉजिटिव आउटकम मैं शेयर करना चाह रहा था। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मुझे एक प्रॉफिट का भी एंगल समझना है, क्योंकि हमारी जो दुनिया है वो काफी हद तक डिजिटल हो चुकी है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, खाना भी हम एक क्लिक पर ऑर्डर करते हैं, तो उसके भी चैलेंजेस होंगे, वो समझेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले सालों के सर, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हमने पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात कर ली और जिस तरह से बढ़ावा देना चाहिए आर्थिक तौर पे उस पर बात की है, लेकिन साथ ही हैंड होल्डिंग को लेकर क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि सपने तो आप बड़े बड़े देख लेंगे, उनको साकार करने के लिए तो मार्ग चाहिए ना, और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। क्या कुछ किया जा रहा है जमीन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, एजुकेट करने के लिए? देखिए, दो बातें हैं। एक तो पहली बात है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को जनरल नॉलेज बहुत होना जरूरी है इंडस्ट्री के अलावा। मतलब कौन से इंसेंटिव्स, कौन से पैकेजेस, कौन से स्कीम्स है, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, वो अवेल करने के लिए किस प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध है, डिफिकल्टीज है, ये बहुत जानना जरूरी है। साथ साथ में हमारे इंडिया में एक बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे चार्टर अकाउंटेंट्स है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, बिजनेस एडवाइजर्स है, इनका फायदा लेना चाहिए। इनके साथ रहकर आपको एक एडवाइजरी सर्विसेज लेनी चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि आज इनोवेशन इन्वेंशन, जब हम कहते हैं इनोवेशन इन्वेंशन की बात करते हैं, तो देखिए मंत्री जी भी आए हैं जो आज स्टार्टअप इंडिया का हमारा ही इज टेकिंग फॉरवर्ड। और आज जो स्टार्टअप्स जो हमारे इनोवेशन इन्वेंशन का इनका इस्तेमाल। जी सर, एक सेकंड, हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि भी जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्योंकि सर आ गए हैं तो हम बस एक लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग लेंगे और उसके बाद हम अब कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे। जी सर, सॉरी। मंत्री जी सही वक्त पर आए बिकॉज महाराष्ट्र इज नंबर 1 इन स्टार्टअप्स। जी। बट एक है कि आज हमारे स्टार्टअप्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्यों नहीं आते, ये बड़ा सवाल मैं मंत्री जी से रखना चाहता हूँ। आज जिस तरह से इंडस्ट्री बढ़ रही है, विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करते हैं और स्टार्टअप्स को प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रोवाइड करती है, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में इंडस्ट्री बढ़ सकती है। और दूसरी बात है इनोवेशन इन्वेंशन, आपने बात की थी। देखिए, आज 1000 कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर आप लेते हो, 1000 कंपनी में सिर्फ 4 या 5 कंपनियां, एंटरप्राइजेस, दे थिंक फॉर अ इनोवेशन इन्वेंशन। बिल्कुल। उसके अलावा उसमें से 2 कंपनियां सोचती मैं इन्वेंशन कर रहा हूं तो उसका कमर्शलाइजेशन कैसे किया होगा? जाए। बिल्कुल। तो मतलब सोचिए कि 1000 कंपनी में आज 2 से 5 कंपनी इनोवेशन इन्वेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग बढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज हमें बहुत जरूरी है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव पर्टिकुलरली फॉर empowering startups to convert their ideas into manufacturing activity and utilize the startups for the empowerment and strengthening the manufacturing industry, especially SME sector, for productivity and global competitiveness. चलिए, आखिरी सवाल आप तीनों से एक ही होगा और 2030 तक
2030 तक भारत में आप महाराष्ट्र को कहाँ, किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? 2 शब्दों में सर। टॉप स्पॉट एंड कंटिन्यूटी इन मेंटेनिंग दैट टॉप स्पॉट। चलिए, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से तालियां। आप शेट्टी सर। Definitely, it will be a tourist destination of बिल्कुल, India. बिल्कुल। All over the world also. Globally, you can say it's a tourism destination of India. टूरिस्ट हब, तालियां इसके लिए भी। शानदार सपना। सर आप। India's manufacturing factory and startup innovation center of India and mostly in Asia. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। और मेरे ख्याल से जेम्स ऑफ महाराष्ट्र की खासियत ही यही है कि हम यहाँ पर न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि नए इनोवेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का। आप लोगों ने क्या शानदार विचारों का आदान प्रदान हुआ है और हमारे पैनलिस्ट ने महाराष्ट्र के विकास को लेकर कई नई बातें बताई हैं। एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से इन जोरदार। सभी का धन्यवाद करते हैं। चलिए, तो और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब हम उन सितारों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जेम्स ऑफ महाराष्ट्र का पुरस्कार देने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करें एक ऐसे शख्स को जो मुंबई में सबसे प्रतिष्ठित और भव्य इलाके से आते हैं, जहां रॉयल्टी, राजनीति और विरासत एक साथ सांस लेते हैं। ऐसे क्षेत्र में 1995 से लगातार 6 बार विधायक चुने गए हैं। वर्तमान में वो महाराष्ट्र सरकार में स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन मिनिस्टर के रूप में कार्यरत हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने राज्य में युवाओं के लिए जॉब क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि, महाराष्ट्र सरकार में स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के रूप में कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का स्वागत है आपका। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत स्वागत है आपका। और चलिए, यहाँ पे सर का स्वागत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ टाइम्स नेटवर्क की नेशनल सेल्स हेड शिल्पा शेट्टी का। शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां। औपचारिक तौर पे आगाज हो चुका है जेम्स ऑफ महाराष्ट्र का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आप दोनों से गुजारिश है कि आप मंच पर बने रहें क्योंकि अब हम शुरुआत कर रहे हैं अवार्ड्स की। बिल्कुल, और हम अगले अवार्ड की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पहली कैटेगरी जिसके अनाउंसमेंट करने वाले हैं, एक्सीलेंस इन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, मनोज झा एमडी, पूनम झा डायरेक्टर, कामाख्या ज्वेल्स लिमिटेड, ये है विजेता हमारी इस खास कैटेगरी में। विश्व मोहन, बिल्कुल, तो आइए इस गर्मामयी शाम की शुरुआत करते हैं एक ऐसी कैटेगरी से जहां हर डिजाइन में संस्कृति और हर चमक में परंपरा की गूंज रहती है। एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने फर्स्ट जनरेशन इस बिजनेस को शुरू किया था, एक इंजीनियर दंपति जो सिंगापुर की नौकरी छोड़कर 2009 में इस कंपनी की शुरुआत की थी, कामाख्या ज्वेल्स की, जो आज देश के 230 से ज्यादा शहरों में रिटेल में इनके ब्रांड्स बिकते हैं। इंजीनियर्स की जो छोटे शहरों में सपने देखते हैं और आज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं और 230 से ज्यादा शहरों में इनके प्रोडक्ट बिकते हैं और 100% इन हाउस ज्वेलरी इनके देश भर के रिटेल स्टोर में बिकते हैं। ये इनकी उपलब्धि है, जो सपने देखते हैं वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं और ये पोस्टर बॉय हैं। और इनका कामाख्या गोल्ड ज्वेल्स जो ईयरली आउटलुक होता है, एक दमदार आउटलुक होता है जिसको देश भर के एक्सपर्ट्स का इनको इंतजार रहता है। मनोज झा और पूनम झा, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और मुबारकबाद। कांग्रेचुलेशंस मनोज जी और पूनम जी, आपका बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। लेकिन चलिए अब अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और शाम का दूसरा अवार्ड है एक ऐसे सेक्टर को जो दे रहे हैं भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। पेश है एक्सीलेंस इन टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल। इस कैटेगरी में हम सम्मानित कर रहे हैं एक ऐसे पर्सनालिटी को जिन्होंने एक छोटे पारिवारिक व्यवसाय को इंडस्ट्री के अग्रणी नामों में बदल दिया। इस शाम का दूसरा अवार्ड लेने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अनिल काशी मुरारका जी को। मैनेजिंग डायरेक्टर है मीराकेम इंडस्ट्रीज के। अनिल जी प्लीज स्टेज पर आए। अनिल जी के बारे में बता दूं कि 1975 में 2 छोटे गालों से इनका सफर शुरू हुआ था। एक अत्याधुनिक अब 40,000 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है
टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल के क्षेत्र में तालियां। कंपनी ने भारत ही नहीं जोश कम है पूरे यहाँ पर यार शाम इंडियन में। सबकॉन्टिनेंट में पहचान बनाई है। बहुत बहुत बधाई सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। हम आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी है नॉलेज, लीडरशिप और फ्यूचर की नींव रखने वाले इंस्टीट्यूट्स की। हम बात कर रहे हैं एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन की, जिसमें हम सम्मानित कर रहे हैं ऐसे लीडर को जिन्होंने उच्च शिक्षा को नौकरी पाने का जरिया नहीं बल्कि समाज बदलने की शक्ति बनाया है। मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के फाउंडर चेयरमैन श्री रमनप्रीत जी को, और किसी कारणवश ये यहाँ पर हमारे साथ नहीं है और उनके बिहाफ पर सम्मान लेने आ रहे हैं श्री चेतन गावली। आप